हेलो और आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी फाइनेंशियल फिलॉसफी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में पैसा कमाने और वेल्थ बिल्ड करने का नजरिया ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी के कोर कॉन्सेप्ट्स की। इस पूरी चर्चा में हमारा फोकस इस एक सिंपल पर गहरी बात पर रहेगा कि आखिर अमीर लोगों की मानसिकता एक आम इंसान से अलग कैसे होती है। चलिए देखते हैं। तो आज हम किन बातों पर फोकस करेंगे? पहला, दो पिता की कहानी। दूसरा, इस रैट रेस से बाहर निकलना। तीसरा, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। चौथा, अपने बिजनेस पर ध्यान देना। और आखिर में, कॉर्पोरेशंस की ताकत। बस इन्हीं 5 पॉइंट्स में इस किताब का पूरा सार छिपा है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, दो पिताओं की कहानी और उनकी आर्थिक मानसिकता यानी फाइनेंशियल माइंडसेट का अंतर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक बच्चा दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकता वाले लोगों से पैसे के बारे में सीख रहा है। एक है उसके काफी पढ़े लिखे लेकिन फाइनेंशियली परेशान पुअर डैड, जो हमेशा कहते थे मैं इसे खरीद नहीं सकता। अब ध्यान दीजिए, टेक्स्ट के हिसाब से ये एक तरह का आलसीपन है। ऐसा बोलते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ थे उसके दोस्त के रिच डैड, जो हमेशा पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये एक छोटा सा सवाल है, पर यह दिमाग को एक्सरसाइज करने और नए सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर कर देता है। काफी बड़ा शिफ्ट है ना? और इन दोनों विचारधाराओं का अंतर यहां और भी साफ हो जाता है। एक तरफ सिखाया जाता है कि पैसे का प्यार हर बुराई की जड़ है, वहीं दूसरी तरफ ये मानना है कि पैसे की कमी बुराइयों को जन्म देती है। हम यहां किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे, पर कियोसाकी की ऑब्जर्वेशन ये है कि एक इंसान जैसा सोचता है वैसी ही उसकी आर्थिक सच्चाई बन जाती है। हमारे विचार ही हमारी रियलिटी तय करते हैं। इन्हीं बातों के बीच जब कियोसाकी 9 साल के थे तो उन्होंने पैसा बनाने के चक्कर में सचमुच के लीड टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर सिक्के बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्हें एक स्टोर पर 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करना पड़ा। और उसी कड़ी मेहनत के दौरान उन्होंने सबसे बड़ा सबक सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट था। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, रैट रेस से बाहर निकलना, डर और लालच का जाल। द रैट रेस। इमेजिन कीजिए एक गधा जो लगातार गाजर के पीछे भाग रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है। रोज सुबह उठना, काम पर जाना और बिल्स भरना। इसे असल में हमारी दो इंसानी भावनाएं चला रही हैं, डर और लालच। पैसे खत्म होने का डर लोगों को रोज धकेलकर काम पर भेजता है, और फिर नई नई चीजें खरीदने का लालच उन्हें इस अनंत चक्कर में फंसा देता है। ये एक ऐसी लूप है जो कभी खत्म नहीं होती। तो यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, मान लीजिए अगर आमदनी अचानक बढ़ जाए तो क्या उससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी? टेक्स्ट कहता है बिल्कुल नहीं। अक्सर होता क्या है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्च भी ठीक उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। तो ज्यादा पैसा आना समस्या का समाधान नहीं है। असली समाधान कुछ और है, और वो है आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पॉइंट पर, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। यहां हम अमीर और गरीब के बीच के टेक्निकल अंतर को समझेंगे। तो बात बहुत सिंपल है। कियोसाकी ने यहां कुछ ऐसी मैकेनिकल डेफिनेशंस दी हैं जो अमीर और गरीब के बीच एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करती हैं। एसेट आखिर है क्या? एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो लगातार जेब में पैसा डालती है। बिना इस बेसिक डेफिनेशन को समझे वेल्थ बिल्ड करने निकलना बिल्कुल वैसा है जैसे एक 6 इंच की पतली सी कंक्रीट स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करना। वो गिरेगी ही। दूसरी तरफ आती है लायबिलिटी। ये क्या है? ये वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। अब मिडिल क्लास हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करती है? क्योंकि लोग अपनी कमाई से ऐसी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं जिन्हें वो गलती से एसेट समझ बैठते हैं। ये एक बहुत ही आम मिसकंसेप्शन है, और इस मिसकंसेप्शन का सबसे कंट्रोवर्शियल उदाहरण यहां देखने को मिलता है। आम धारणा कहती है कि एक घर सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन रिच डैड फिलॉसफी इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखती है। उनका मानना है कि जो प्राइमरी रेजिडेंस है वो दरअसल एक लायबिलिटी है। अब चाहे लोग इससे सहमत हो या नहीं, पर सोर्स का लॉजिक बड़ा सटीक ढंग से यह समझाता है कि एक बड़ा घर लगातार पॉकेट से कैश बाहर निकालता है, मॉर्गेजेस के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस के जरिए। अगर ऐसा है तो फिर आखिर वेल्थ यानी संपन्नता क्या है? आर बकमिंस्टर फुलर की एक बड़ी ही दिलचस्प डेफिनेशन यहां दी गई है। वेल्थ का मतलब सिर्फ लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट है।
अगर आज कोई इंसान काम करना छोड़ दे तो वो आने वाले कितने दिनों तक आसानी से गुजारा कर सकता है। असली वेल्थ तब मिलती है जब एसेट्स से आने वाला कैश फ्लो महीने के सारे खर्चों को कवर कर ले। जब ऐसा होता है तो सैलरी पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अपने बिजनेस पर ध्यान देना और एसेट कॉलम को लगातार बढ़ाना। देखिए, ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन यानी पेशे और अपने बिजनेस के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। एक बार उन्होंने बिजनेस स्टूडेंट से पूछा कि उनका बिजनेस क्या है। सब हंसने लगे, उन्हें लगा वो हैमबर्गर बेचते हैं। लेकिन क्रॉक ने समझाया कि उनका पेशा ज़रूर हैमबर्गर फ्रेंचाइजीज बेचना है, लेकिन उनका असली बिजनेस उन फ्रेंचाइजीज के नीचे की प्राइम रियल एस्टेट को एक्वायर करके अपने एसेट कॉलम को बढ़ाना है। ये क्लियर डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर किस तरह के एसेट्स जमा करने चाहिए? टैक्स में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज बताई गई हैं, जैसे ऐसे बिजनेसेस जिन्हें दूसरे लोग मैनेज करते हों, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, ऐसी रियल एस्टेट जो रेगुलर रेंट दे, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली रॉयल्टीज। यहाँ मेन पॉइंट यह है कि इन एसेट्स में डाला गया हर एक डॉलर एक एम्प्लॉय बन जाता है, एक ऐसा मेहनती कर्मचारी जो बिना थके, बिना छुट्टी लिए 24 घंटे और 7 दिन लगातार काम करता है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, कॉरपोरेशंस की ताकत, संपत्ति की सुरक्षा और उसका विकास कैसे होता है। अमीर लोग अपने वेल्थ को सरकार और टैक्सेस से लीगली कैसे बचाते हैं, इसे अक्सर अमीरों का सबसे बड़ा राज कहा जाता है। अब जो ये टाइमलाइन आप देख रहे हैं वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इनकम टैक्स शुरू में लाया गया था तब जनता से कहा गया था कि ये सिर्फ अमीरों को पनिश करने के लिए है। पर आयरनी देखिए, जो टैक्स शुरू में युद्धों को फंड करने के लिए टेम्परेरीली लाया गया था, बाद में वो परमानेंट हो गया और अंत में इसका सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पर ही आ गिरा। इस टैक्स सिस्टम के चलते एक आम एम्प्लॉय का कैश फ्लो कैसा दिखता है? बहुत सिंपल। सबसे पहले वो पैसे कमाता है, फिर उसकी ग्रॉस कमाई पर सीधा टैक्स लगता है और आखिर में सरकार के अपना हिस्सा ले लेने के बाद जो कुछ बचता है उसी से उस एम्प्लॉय को अपने सारे खर्च चलाने पड़ते हैं। पर दूसरी तरफ कॉरपोरेशंस एक बिल्कुल ही अलग गेम खेल रहे हैं। उनका नियम अलग है। वो पहले कमाते हैं, फिर अपने खर्चों को लीगली प्री टैक्स डॉलर से पूरा करते हैं और सबसे एंड में सिर्फ जो प्रॉफिट बचता है उस पे टैक्स देते हैं। ये कोई लूप होल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और पूरी तरह लीगल एडवांटेज है जो वेल्थ प्रोटेक्ट करने के काम आता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए टैक्स में इन 4 टेक्निकल स्किल्स को फाइनेंशियल आईक्यू के स्तंभ यानी पिलर्स बताया गया है। पहला, अकाउंटिंग यानी नंबर्स को ठीक से पढ़ना और समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। तीसरा, मार्केट्स यानी सप्लाई और डिमांड को एनालाइज करना। और चौथा, द लॉ, कॉर्पोरेट टैक्स एडवांटेजेस और लीगल प्रोटेक्शन की समझ। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो एक जबरदस्त सिनर्जी क्रिएट होती है जो वेल्थ बिल्डिंग के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब इतनी सारी थियरी और लॉजिक डिस्कस करने के बाद वक्त आता है आईने की ताकत का इस्तेमाल करने का। एक आखिरी पर सबसे जरूरी सवाल पर गौर दीजिए। क्या आर्थिक डर और लालच के उस पुराने रैट रेस में फंसे रहने का ऑप्शन चुना जाएगा, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक साक्षरता को बढ़ाकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाएगा? फैसला और सोच दोनों खुद के हाथ में हैं। इस विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग और आगे बढ़ते रहिए।